नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी में हिंदी रचना में पाठ 9 समास पढ़ेंगे। बच्चों, समास का अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेप। संक्षेप में बोलना, कोई भी जो वाक्य होता है उसका संक्षिप्त रूप ही समास है। इसमें विभक्तियों का लोप करके शब्दों को छोटा बनाया जाता है। जैसे मानस का मंदिर। अब इसमें का विभक्ति आई है और अगर का विभक्ति का हम लोप करते हैं तो अपने सामने शब्द बनता है मानस मंदिर। इसी तरह से मैं एक वाक्य आपके सामने पढ़ रही हूँ। लोकपालक राम ने बंदर भालुओं के साथ 10 मुख का यथाशक्ति विनाश करके त्रिभुवन में सुयश फैलाया। इस वाक्य में बच्चों जो शब्द है मुख्य जैसे आप अपनी जो हिंदी रचना की किताब है उसी में से मैंने ये पंक्ति पढ़ी है और वही पेज खुला हुआ है। आप उस किताब में से देख सकते हैं इसको। शब्द है लोकपालक, बंदर भालुओं, 10 मुख, यथाशक्ति, त्रिभुवन, सुयश। इन शब्दों से स्पष्ट है कि ये शब्द 2 पदों से मिलकर संक्षिप्त हो गए हैं, परंतु सभी पदों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। बच्चों देखो, किसी पद में विभक्ति का लोप है तो किसी में पहला पद है ना वो प्रमुख है और किसी में अंतिम जो पद है वो प्रधान है। और इस वाक्य में कहीं पर दोनों पद मिलकर तीसरा ही अर्थ दे रहे हैं। तो अब हम इन शब्दों को लेते हैं। जैसे कि पहला शब्द था लोकपालक। तो अब हम लोकपालक तो संक्षिप्त रूप है और अगर हम इसको विभक्ति लगा करके और एक पूर्ण शब्द बनाते हैं तो ये बनता है लोक के पालक। तो यहाँ पर विभक्ति के का लोप हुआ था। बंदर और भालू। बंदर भालू में योजक चिन्ह लगा हुआ है, संयोजक भी बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पर बंदर और भालू, इन दोनों बंदर और भालू को जोड़ने के लिए संयोजक शब्द आता और, तो उनका लोप किया गया है। 10 मुख, जिसका तीसरा ही अर्थ निकलता है जिसके 10 मुंह हों। 10 मुंह, सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि 10 मुंह रावण के थे। तो ये शब्द हमें तीसरा ही अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार से अगला शब्द है यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। तो इसमें जो पहला पद है वो हमें अव्यय का भाव बता रहा है, अव्यय का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसमें अव्यय की प्रधानता है। अव्यय, बच्चों अव्यय का मतलब होता है अधन व्यय, जिसका व्यय न हो, अर्थात जिसके ऊपर किसी भी काल का कोई प्रभाव न पड़े। इसी तरह से अगला शब्द है त्रिभुवन। अब देखिए, इसके पहले पद से ही हमें पता चल रहा है कि ये संख्यावाचक शब्द है। सुयश। सुयश शब्द में विशेषण और विशेष्य है। यश तो है लेकिन अच्छा, सुयश। इस प्रकार से समास के कुल 6 भेद हम देखेंगे। समास के भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास,
चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा है अविभाव समास। बच्चों, तत्पुरुष समास, जहाँ दोनों पदों के बीच कर्ता कारक तथा संबोधन कारक चिन्हों को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्ह लुप्त हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। विभक्तियों के लोप के अनुसार इसके 6 प्रकार होते हैं। देखो बच्चों, स्पष्ट बात बताई गई है यहाँ पर कि दोनों पदों के बीच कर्ता कारक तथा संबोधन कारक को छोड़ करके, कारक हमने पढ़े ही हैं सारे, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वहाँ पर कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके शेष जो 6 कारकों के चिन्ह हैं वो लुप्त हों, यानी कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको हमने हटा दिया है, 2 पदों को मिलाकर एक कर दिया हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। विभक्तियों के लोप के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। देशभक्ति, दासी पुत्र, राजपुत्र, स्वर्गद्वार, वनवास, जलमग्न। तो ये कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं जिसके द्वारा हम इनको समझ सकते हैं। अब जैसे दासी पुत्र, दासी का पुत्र, जलमग्न, जल में मग्न, माखन चोर, माखन को चोरने वाला, तुलसी कृत, यानी तुलसीदास के द्वारा जो रचना लिखी गई है। तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा, कृत का मतलब है रचा गया है। इसी तरह से अगला समास है द्वंद्व समास। बच्चों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उनके बीच में और शब्द छिपा होता है, कहीं कहीं पर या शब्द भी आता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब दोनों पद प्रधान का मतलब होता है कि दोनों पदों का बराबर महत्व होता है। जैसे दाल रोटी, हाथ पांव, अन्न जल, पाप पुण्य, घर द्वार। अब हम इनके योजक चिन्हों को हटा करके और शब्द लिखते हैं, तो शब्द बनता है अपना दाल और रोटी। दाल और रोटी दोनों का बराबर महत्व है। इसी तरह से पाप और पुण्य, घर और द्वार, अन्न और जल, तो दोनों ही बराबर महत्व वाले शब्द हमारे सामने आते हैं द्वंद्व समास में। द्विगु समास। बच्चों, द्विगु समास में जो पहला पद है वो संख्यावाचक आता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें जो पद है वो एक समूह का बोध भी करवाता है। जैसे शब्द आएंगे अपने सामने, त्रिभुवन, चौमासा, त्रिभुज, 3 भुजाओं का, चौराहा, 4 रास्ते जहाँ हो, तो 4 रास्तों का समूह चौराहा, 4 महीनों का समूह चौमासा, और 3 भुजाओं का जो एक आकृति बनती है त्रिभुज। चौथा समास कर्मधारय समास। बच्चों, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण का मतलब होता है विशेष्य की विशेषता बताना, वही विशेषता से विशेषण बना है, वहाँ पर कर्मधारय समास पाया जाता है।
जैसे शब्द है नीलगाय, चंद्रमुख। मुख तो है लेकिन वो चंद्रमुख यानी चंद्रमा की यहाँ पर चंद्रमा से उसकी तुलना की गई है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। नीलगाय, गाय तो है लेकिन कैसी है वो? नीली है। नील कमल, कमल लेकिन वो नीला है। तो यहाँ पर उसकी विशेषता बताई जा रही है। पांचवा समास, समास। जहाँ समास में दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा पद और अर्थ प्रदान हो जाता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसमें दोनों पदों का अर्थ न निकल करके उस संपूर्ण पद का तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे शब्द है अपने सामने लंबोदर, तो बच्चों इसका अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब होता है पेट, बड़ा, जिसका पेट बड़ा हो। कौन है? गणेश जी। तो इसका तीसरा अर्थ निकला गणेश, जिसकी हम सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं। जब भी हमारे घर में कोई शुभ काम होता है तो हम सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं गणेश जी भगवान की। जैसे अगला दूसरा शब्द है इसमें 10 मुख। 10 मुख वाला है रावण। तो ऐसे कई सारे शब्द हमारे सामने आते हैं जिसका तीसरा ही अर्थ निकलता है। छठा समास है अवयव भाव समास। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका जो पद है पहला और जो संपूर्ण जो पद है वो अव्यय का भाव लिए हुए है। अव्यय नाम से ही पता चलता है जिसका व्यय न हो, जिसका विघटन न हो, तो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन यानी कि दिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन की बात हो रही है। प्रत्येक। आजन्म, आजन्म का मतलब होता है जन्म से। भरपेट, पेट भर कर। तो ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है। बच्चों, आज अपने समास का जो ये पाठ है वो पूर्ण हुआ और इस पाठ की ये जो PDF है उसको आपको अपनी कॉपी के अंदर